पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के ऊपर डिस्कस किया था। इसमें हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? आप लोग अच्छे से पता है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? अरबों से सीखा था, याद है। उत्तम आसान द्वीप की खोज किसने की? उत्तम आसान द्वीप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज, यहाँ दिया ऑप्शन घ में। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की गई थी। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? यानी कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्की का अधिकार हुआ था, कब हुआ था? तो 1453 ईस्वी। विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था सबसे पहले? सबसे पहले मैगलेन ने लगाया था, याद है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सही या गलत बताना है। भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, बिल्कुल गलत। अमेरिका के निवासियों को कहा जाता है। उत्तम आसान द्वीप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल किया। ये केप ऑफ गुड होप की खोज के कारण ही वास्को डी गामा वहाँ तक पहुंचा, फिर वहाँ से इंडिया पहुंचा था। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, बिल्कुल गलत। अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर यूरोप और अफ्रीका है। मार्को पोलो ने भारत की खोज की, बिल्कुल नहीं। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, हाँ बिल्कुल सही। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, हाँ था। इस चैप्टर में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जब ये दास व्यापार चरम पे था तो उस समय लिस्बन उसका केंद्र था। पुर्तगाली का यहाँ बहुतायत मात्रा में जनसंख्या था जो इस दास व्यापार में संलिप्त थे। अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा, हाँ बिल्कुल सही बात है, और इसी के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। तीसरा क्वेश्चन है, देखेंगे, इसको एक वाक्य में जवाब देना था। भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो आपको याद होगा, वास्को डी गामा की मदद जो है अब्दुल मजीद ने की थी, भारतीय व्यापारी जो उसको मिला था केप ऑफ गुड होप के पास। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो न्यू फाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने लगाया था, याद होगा। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी हिस्से में है, पूर्वी तट पे है। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? कैरावल कहा जाता था, जो पुर्तगालियों ने बनाया था। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, इसका खोज सबसे पहले हुआ था, क्या था? केप ऑफ गुड होप या उत्तम आसान द्वीप। 11वीं व 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो क्यों हुआ था, याद है? जेरूसलम पे अधिकार के लिए हुआ था। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तुर्की ने जमाया था। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है, याद है। चलिए लगते हैं। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो आपको याद होगा, यूरोप का मध्यकाल अंधविश्वास से युक्त था। पिछली क्लास में सब कुछ बता चुके हैं, तो बस क्वेश्चन में फिर पढ़ेंगे। आप लोग लिखना चाहें तो रोक के वीडियो लिख सकते हैं। शासन व्यवस्था जो है राजा सामंत के माध्यम से चलाता था, जो शोषणकारी होता है प्रायः। उनका भौगोलिक ज्ञान सीमित था, इतना कि वे समुद्र में जाने से भी डरते थे। पोप का अत्याचार चरम पर था। व्यापार के लिए वे किस पे निर्भर थे? तो मुसलमानों पे, तुर्कों और अरबों पे आश्रित थे। इन्हीं कारणों से यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो इस समय वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कंपास, एस्ट्रोलोब, कैरावल जहाज जो था पुर्तगाली बनाया था, दूरबीन इत्यादि ने भौगोलिक खोजों की रफ्तार को बढ़ाया। उपकरणों की मदद से सटीक दिशा, दूर तक देखने एवं तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिली। समुद्र में सफ़र का डर कम हुआ और सही मानचित्र का विकास हुआ। भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो भौगोलिक खोजों के कारण व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक स्वरूप लेने लगा था। मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, जो व्यापार भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक सीमित था, अब वह कहाँ तक चला गया? तो अटलांटिक तथा प्रशांत हिंद महासागर तक फैल गया। इसमें हिंद छूट गया, आप इसमें हिंद जोड़ लेंगे, नहीं लिखा है। हिंद तथा प्रशांत महासागर तक फैल गया। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का तेजी से विकास हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? तो भौगोलिक खोजों की वजह से चर्च द्वारा जो प्रसारित अवधारणा थी उस पर सवाल उठने लगे।
जैसे कि उनका ये मानना कि धरती चपटी है और आगे जाने पर हम गिर सकते हैं। नए नए संस्कृति और सभ्यता के ज्ञान ने उन्हें खुद के विकास के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? तो भौगोलिक खोजों से पहले लोगों को सीमित क्षेत्रों की जानकारी थी, जैसे एशिया, अफ्रीका और यूरोप। लेकिन जब भौगोलिक खोज हुआ तो क्या हुआ? तो इसने अमेरिका को खोजा, ऑस्ट्रेलिया को खोजा, न्यूजीलैंड, न्यू फाउंडलैंड, उसके अलावा भारत का एक नया रास्ता है ना, साथ ही इसने भारत का नया रास्ता का बताया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौगोलिक खोजों ने विश्व के मानचित्र में एक बेहद परिवर्तन लाया था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे अब। भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई? तो भौगोलिक खोजों का सामान्य अर्थ बताए हुए हैं, याद होगा। क्या होता है? नए क्षेत्रों अथवा पुराने क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक मार्गों की खोज करना, जैसे यूरोपियों द्वारा नई दुनिया और भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की खोज भौगोलिक खोज का क्या है? सर्वोत्तम उदाहरण है। भौगोलिक खोजों की वजह से विश्व के देश भौगोलिक रूप से करीब तो आए ही, लेकिन इसके माध्यम से देशों की संस्कृति, सभ्यता, विचार, आविष्कार आदि का भी आदान प्रदान हुआ, जैसे कागज, सूचक यंत्र का चीन से पूरे विश्व में फैलना। इसकी वजह से व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से फसलों, खान पान, ज्ञान और लोगों का भी आदान प्रदान हुआ। लोगों के विचारों में परिवर्तन आया और लोगों ने वैज्ञानिक विचारों को महत्व दिया। भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। तो भौगोलिक खोजों के कारण अनेक है, जैसा कि आप उसका पृष्ठभूमि क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या है? एक तो पुनर्जागरण है, जो लोगों का सोच बदल रहा था। जेरूसलम पर अरबों का अधिकार हो गया था और तुर्की पे, कुस्तुनतुनिया पे तुर्की का अधिकार हो गया था। इससे यूरोपीय जो है भारत के लिए वैकल्पिक रास्ता ढूंढने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उनको बिजनेस करना था। तो यह है इसमें, चूँकि 14वीं-15वीं शताब्दी में लोगों का सोच बदलने लगा था। वे चर्च के बहुसत्ता पर सवाल उठा रहे थे। अंधविश्वास की जगह पर वैज्ञानिक पद्धति के विचारों पर क्या हो रहा था? फैलाव हो रहा था। लोग सामंती व्यवस्था से व्यापार की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इन सब कारणों ने भौगोलिक खोज की ओर लोगों को बढ़ाया। लेकिन जेरूसलम पर अरबों का अधिकार और कुस्तुनतुनिया पर तुर्की के आधिपत्य की वजह से इसमें तेजी आई। सरकारें भी खोज यात्रा में बढ़ चढ़कर सहायता कर रही थी। तीसरा है, नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बतावें कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। ठीक है, तो इसका आंसर ये बताना है कि जो उस समय भौगोलिक खोज हुए हैं उनको मानचित्र पर दिखाना। तो सबसे पहले मानचित्र को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक वर्ल्ड का मैप बनाना है। इसमें ये देखिए, अमेरिका को इस तरह से दिखा देना है कि इसने अमेरिका का खोज हुआ। और यहाँ पे हो सके तो आप लिख देंगे कोलम्बस, इस तरह से यहाँ पे। तो इससे थोड़ा और अट्रैक्टिव आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका भी नाम भी दे देंगे। यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड का खोज कौन किया था? तो यहाँ पे सर जॉन लिख सकते हैं, यहाँ पे सर जॉन। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का खोज है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं बना है, तो एक लाइन यहाँ से ऐसी लगी ऐसे बता देंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास ले जाएंगे और इस पर लिख सकते हैं कैप्टन कुक। ऑस्ट्रेलिया का खोज कौन किया था? कैप्टन कुक। बगल में न्यूजीलैंड का भी खोज इसी ने किया था। उसके अलावा केप ऑफ गुड होप का खोज किया था बार्थोलोम्यू डियाज, उसका नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा भारत का खोज वास्को डी गामा किया, तो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस तरह से हम मैप बना देंगे। उसके बाद पूछा है कि अगर आप होते यूरोप में तो क्या करते। तो देखिए क्या करते हैं। तो भौगोलिक खोज से पूर्व यदि मैं यूरोप में होता तो पुराने व्यापारिक मार्गों जैसे जेरूसलम अरब के रास्ते भारत से व्यापार करता, या फिर कुस्तुनतुनिया के रास्ते तुर्की से होते हुए फारस के माध्यम से व्यापार करता। यानी वही जो पुराना व्यापारिक मार्ग है उसी को अपनाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग से क्या समझते हैं? अंधकार युग से नहीं, अंधकार युग से आप क्या समझते हैं और अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की? तो ये प्रश्न लघुत्तरीय में भी आ चुका है, लेकिन फिर भी देखिए। यदि पुनर्जागरण काल से पहले के इतिहास का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि वह युग सीमित ज्ञान तथा धार्मिक अंधविश्वास से भरा पड़ा था। इस समय यहाँ पर व्यापार वाणिज्य पिछड़ा था और धार्मिक ज्ञान जैसे धरती चपटी के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। इसी काल को हम अंधकार युग मानते हैं। बिल्कुल सही, हम लोग पढ़े हैं।
लेकिन भौगोलिक खोजों ने उपरोक्त परिस्थिति या अंधकार युग से निकलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो निम्न प्रकार है। पहला, इसकी वजह से भ्रांतियाँ और अंधविश्वास दूर हुई, जैसे पृथ्वी के दूसरे किनारे से गिरना एक भ्रांति थी, लेकिन जब भौगोलिक खोज हुई, लोग इधर उधर आने जाने लगे तो ये भ्रांति दूर हो गई। इसकी वजह से वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा मिला, नए नए संस्कृति और सभ्यता से नए नए विचार प्राप्त हुए, व्यापार के बढ़ने से चर्च का प्रभाव कम हुआ और वैज्ञानिक सोच का भी विकास हुआ। लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है। भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें, इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला। तो भौगोलिक खोजों का परिणाम बुक में भी दिया है, वहाँ से भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, वहीं से लिखा हुआ है पॉइंट। तो भौगोलिक खोजों का मुख्य बिंदु निम्न है। व्यापार वाणिज्य प्रभावित हुआ था इससे, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ था, वाणिज्यवाद का विकास हुआ था, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ था। ये सब जो है भौगोलिक खोजों का मुख्य परिणाम था। दास व्यापार का भी विकास हुआ, भ्रांतियों का अंत हो गया एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। तो भौगोलिक खोजों ने स्थानीय व्यापार को वैश्विक बनाया, इससे पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण हुआ और यूरोपीय देश समृद्ध हुए। यहाँ पे हुए रहना चाहिए, हुए। दास व्यापार के माध्यम से क्या हो रहा था, तो कमज़ोर और भोले भाले लोग जो गरीब होते थे उनका शोषण होता था। वो लोग सब्जी की तरह खरीद बिक्री करते थे। ईसाइयों ने जो धर्म एवं अपनी सभ्यता को अपने उपनिवेशों पर थोपने का प्रयास किया था, इसने यूरोपियों में व्याप्त भ्रांतियों एवं अंधविश्वास को तोड़ने का काम किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई, लेकिन इसने दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया